वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं फिर से फिजिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जामों में बार बार पूछे जा चुके हैं और दोस्तों आने वाले एग्जामों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में भी दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और सभी क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज की इस वीडियो की और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि किसी तरंग के तरंगाग्र की दिशा तरंग गति के समांतर होती है, लंबवत होती है, विपरीत होती है, थीटा कोण पर होती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा जो वेव फ्रंट होता है उसकी डायरेक्शन बतानी है कि जो हमारी दोस्तों जो वेव मोशन होती है वो उसके साथ की कौन सी डायरेक्शन रखती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला दोस्तों, यानी कि लंबवत होती है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं यदि तरंग संचरण की दिशा हमारी इस प्रकार से है तो हमारे जो तरंगाग्र होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि जो तरंगाग्र होते हैं वो तरंग तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी क्या होते हैं जो वेव फ्रंट एवं जो हमारी वेव मोशन होती हैं वो डायरेक्शन में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि मानव नेत्र के रेटिना के केंद्र को कहते हैं। यानी दोस्तों हमारा जो मानव का नेत्र होता है इस प्रकार से, इसका दोस्तों यहाँ पर जो रेटिना पॉइंट होता है, रेटिना इसके मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी पीत बिंदु। यानी दोस्तों हमारा जो रेटिना का मध्य बिंदु होता है उसको अपन कहते हैं येलो स्पॉट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पीत बिंदु। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी आज का थर्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में v इज इक्वल टू 15 साइन ओमेगा टी एवं I इज इक्वल टू 20 कोस ओमेगा टी है, तब परिपथ में वह औसत शक्ति होगी। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि कोई हमारा एसी सर्किट है, उसके दोस्तों आपको हमारा वोल्टेज दी हुई है और एम्पियर दिया हुआ है। तो आपको बताना कि एवरेज पावर कितना होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी यदि आपने ऑप्शन नंबर डी यानी शून्य इसका आंसर आया है तो आपका बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारा औसत व्यय शक्ति का यानी कि पी आर एम एस का जो फॉर्मूला होता है वो वी आई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई होता है। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि जो पी होती है वो कोस फाई के समानुपाती होती है और यहाँ पर हमें दिया हुआ है साइन ओमेगा टी एवं कोस ओमेगा टी। यानी वी और आई के मध्य दोस्तों जो कलांतर है वो हमारा पाई बाय 2 है, यानी फाई का जो मान है वो पाई बाय 2 है। क्योंकि आपको पता होगा साइन और कोस के मध्य दोस्तों जो कलांतर होता है वो पाई बाय 2 का होता है। तो यहाँ पर यदि दोस्तों अपन फाई का मान यदि पाई बाय 2 रखते हैं तो ये हमारा टर्म जीरो हो जाएगा, यानी कि एवरेज जो हमारी पावर हो जाएगी उसका मान हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको किसी चुंबक में विद्युत वाहक बगल के प्रेरण के लिए संबंध चुंबकीय फलक से घटना चाहिए, घट सकता है, बढ़ सकता है, नियत रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि दोस्तों आपके पास कोई कुंडली है और उसके द्वारा दोस्तों यानी कि ईएमएफ उत्पन्न किया जाता है कुंडली के द्वारा। तो दोस्तों ये जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो आपको बताना है कि इससे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके घटने पर उत्पन्न होता है या इसके बढ़ने पर उत्पन्न हो जाता है या दोनों ही कंडीशन में उत्पन्न होता है या इसके नियत रहने पर उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी दोस्तों जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो चुंबकीय फ्लक्स का मान यदि दोस्तों अपन घटाएंगे तो भी उत्पन्न होगा और यदि इसके मान को अपन बढ़ाते हैं तो भी उत्पन्न होगा। यानी दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि यदि इसको मान को अपन परिवर्तित करते हैं यानी दोस्तों हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इसके मान को यदि अपन परिवर्तित करते हैं तो इस कुंडली पर यहाँ पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, चाहे इसको मान को बढ़ाया जाए या घटाया जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान को घटाने या बढ़ाने पर दोनों ही कंडीशन में अपन कुंडली से जो हमारा विद्युत वाहक बल है वो उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी इंक्रीज और डिक्रीज करने पर दोनों ही कंडीशन में ईएमएफ को इंड्यूस किया जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि किसी धातु के टुकड़े को वो एक चुंबक माना जाए तो सही कथन है। यह एक ज्ञात चुंबक को आकर्षित करेगा, यह एक ज्ञात चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा
उपरोक्त में से कोई नहीं, यह एक स्टील के पेचकस को आकर्षित करेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों कोई हमारा कोई धातु का टुकड़ा है, आपको यानी परीक्षण करना है कि दोस्तों ये हमारा चुंबक है या नहीं। तो दोस्तों आपको एक ज्ञात चुंबक है, उसके द्वारा इसका पता करना है कि यह चुंबक है या लोहे का टुकड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों इन दोनों के मध्य यदि प्रतिकर्षण पाया जाता है तो ही हमारी यह चुंबक होगी, अन्यथा दोस्तों यह लोहे का टुकड़ा होगा। यानी दोस्तों आकर्षण के आधार पर अपन नहीं कह सकते हैं कि यह लोहे का टुकड़ा है या चुंबक है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि चुंबक एवं लोहे का जो टुकड़ा है उनके मध्य भी आकर्षण का बल पाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यदि इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण पाया जाएगा तो प्रतिकर्षण तो अपन जानते हैं दोस्तों केवल चुंबक एवं चुंबक के मध्य ही होता है, बल्कि लोहा कभी भी एक चुंबक को प्रतिकर्षित नहीं करता। तो इसके कारण दोस्तों यदि प्रतिकर्षण है इन दोनों के मध्य में तो दूसरा टुकड़ा हमारा निश्चित ही चुंबक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी यदि यह जो धातु का टुकड़ा है वो ज्ञात चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा तो वह हमारा चुंबक माना जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि एक चुंबक को पूरी तरह विचुंबकीय किया जा सकता है। यानी दोस्तों हमारे पास कोई चुंबक है, उसको हमें डीमैग्नेटाइज करना है, तो आपको बताना है किस मेथड के द्वारा अपन डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी इस पर हमारा कोई चुंबक है, इस पर एप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ वाला दोस्तों रिवर्स फील्ड अपन आपतित करवाएंगे तो यह हमारा जो मैग्नेट है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। यानी कि दोस्तों चुंबक है वो चुंबकित हो जाएगा यदि इस पर उचित क्षमता वाला अपन विपरीत क्षेत्र आपतित कराते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बल्कि दोस्तों इसको टुकड़े के यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर या इसको गर्म कर कर या इसको ठंडा करके अपन विचुंबकित नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए 7वां क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ कि जेनर डायोड का सही संकेत होता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा जेनर डायोड होता है उसका दोस्तों हमारा जो सिंबल होता है वो कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों हमारा जो इस प्रकार का जो ये सिंबल होता है ये हमारा होता है जेनर डायोड का। और दोस्तों ये जो आपको सिंबल दिया हुआ है ये आपको पीएन संधि का दिया हुआ है, और ये वाला दोस्तों जो आपको सिंबल दिया हुआ है ये हमारा जो बैटरी का सिंबल होता है ये दिया हुआ है, और ये कोई भी हमारा सिंबल नहीं होता। तो जो हमारा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राइट। यानी ये जो वाला सिंबल होता है यही हमारा जेनर डायोड का होता है, यानी प्रतीक चिन्ह बोलते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सबसे ठंडा ग्रह होता है। यानी दोस्तों आपको 4 ग्रह दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सबसे ठंडा होता है यानी कोल्डेस्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला यानी प्लूटो। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि दोस्तों हमारा जो ये सूर्य होता है, जो प्लूटो होता है दोस्तों यानी कि सबसे अधिक दूरी पर होता है। बल्कि दोस्तों हमारा जो बुध शुक्र एवं जो पृथ्वी होते हैं वो सूर्य के नज़दीक होते हैं, और जो प्लूटो होता है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी अधिकतम दूरी पर होने के कारण जो हमारा प्लूटो ग्रह होता है वो सबसे कोल्डेस्ट होता है यानी ठंडा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो 9वां क्वेश्चन है इसमें आपको दिया हुआ है किसी ऐसी परिपथ में वोल्टेज V धारा I हो तो वह शक्ति होगी VI 1/2 VI 1/√2 VI, या V तथा I के मध्य कला पर निर्भर करेगी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी आपको पता होगा कि दोस्तों हमारा जो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है वो VI cos फाई होता है, और दोस्तों ये हमारा यहाँ पर फाई होता है, ये V एवं I के मध्य का कलांतर होता है, यानी इनके मध्य का फेज डिफरेंस होता है। तो अपन कह सकते हैं कि दोस्तों हमारा जो पावर होगी वो हो V तथा I के मध्य के जो हमारा जो फेज डिफरेंस है यानी तो कलांतर होता है, कला होती है, उस पर निर्भर करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तारे का रंग इसकी किस राशि को अभिव्यक्त करता है। दोस्तों हमारा जो स्टार होता है उसका दोस्तों जो कलर होता है लाल है या नीला है या कैसा है, वो किस बात को प्रदर्शित करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी सतही टेम्परेचर को अपन इसके कलर के द्वारा बता सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा जो विन का विस्थापन नियम होता है उसके वो क्या कहता है कि उसके अनुसार दोस्तों यानी कि कोई भी तारा है उसकी दोस्तों हमारी जो तरंग दैर्ध्य है वो इसके टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या कह सकते हैं कि अपन जो टेम्परेचर होता है वो हमारे तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यानी कि जिसका टेम्परेचर अधिक होगा दोस्तों उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी, और जिस तारे का टेम्परेचर कम होता है उसकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ कम होती है। और हम जानते हैं जो वेवलेंथ होता है वो
दोस्तों कलर से संबंधित होता है यानी रंग से। तो अपन कह सकते हैं कि विन का जो विस्थापन नियम है वो सतही टेम्परेचर एवं यानी तरंग दैर्ध्य या जो तारे का रंग होता है उनके मध्य संबंध बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो कलर ऑफ स्टार है वो किसको अभिव्यक्त करता है, सरफेस टेम्परेचर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है, यह नियम है। यानी दोस्तों आपको क्या बताना है कि जो प्रेरित यानी कोई कुंडली है इसके अंदर दोस्तों ये जो हमारी धारा प्रेरित हो रही है तो आपको बताना है कि यह इस प्रकार होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे यह उत्पन्न होती है, यह नियम किसका है। दोस्तों यह नियम होता है लेंज का नियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। इन दोस्तों लेंज ने ही हमें बताया था कि यदि कोई कुंडली है उसके नज़दीक दोस्तों अपन किसी चुंबक को लाते हैं तो दोस्तों यदि इसका एन वाला सिरा लाते हैं तो इसके अंदर भी एन सिरा ही उत्पन्न होता है। यानी इसी प्रकार से धारा बहती है कि यहाँ पर एन सिरा उत्पन्न हो यानी यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि दोस्तों जिसके कारण से यहाँ पर धारा उत्पन्न होती है उसी का यह अपोज करती है। यह जो नियम दिया था यह दिया था हमारे लेंज वैज्ञानिक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब हमारा 12th क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि ओजोन मंडल अवशोषित करता है। यानी दोस्तों हमारे जो पृथ्वी के चारों ओर एक ओजोन लेयर पाई जाती है तो आपको बताना कि यह कौन सी किरणों को अवशोषित करती है यानी अब्जॉर्ब करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों हमारी जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको वह अब्जॉर्ब करती है। यानी दोस्तों हमारी जो सूर्य होती है सूर्य से दोस्तों अनेक हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं जिससे कि यानी दोस्तों पृथ्वी पर अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो उनको दोस्तों यानी ओजोन परत के द्वारा ही अवशोषित कर लिया जाता है यानी दोस्तों पृथ्वी तक नहीं पहुंचती। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी सूर्य से आने वाली जो हमारी पराबैंगनी विकिरणें होती हैं उनको हम ओजोन लेयर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है यानी अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 13वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें गमन करती हैं ध्वनि के वेग से, प्रकाश वेग से या प्रकाश से कम या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं वो माध्यम के अंदर यानी निर्वात के अंदर दोस्तों प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। आपको पता होगा कि दोस्तों हमारे जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो वेग होता है वो 1/म्यू0 एप्सिलॉन नॉट होता है और इसका जो मान होता है वो 3 × 10⁸ प्राप्त होता है। और हम जानते हैं इसी वेग से दोस्तों प्रकाश गमन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें गमन करती हैं वो प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यानी 14वें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है हाइगेन की तरंगागर की रचना से क्या नहीं समझाया जा सकता। यानी दोस्तों हमारा जो हाइगेन का तरंगाग्र है उसकी रचना के द्वारा अपन कौन से यानी घटना को अपन प्रदर्शित नहीं कर सकते यानी किसको नहीं समझाया जा सकता, तो वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला यानी वर्ण क्रम की उत्पत्ति। यानी दोस्तों हमारा जो हाइगेन का जो तरंगाग्र का सिद्धांत है यानी कि इस प्रकार से एक हमारा बिंदु स्रोत है इससे तरंगाग्र उत्पन्न होते हैं। दोस्तों इस नियम के द्वारा अपवर्तन, परावर्तन एवं विवर्तन है तीनों घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है यानी समझाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों हमारा जो वर्ण क्रम की जो उत्पत्ति है यानी दोस्तों हमारा जो रंगों का क्रम है प्रकाश का वो इस नियम के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी हाइगेन की तरंग की जो रचना है वो वर्ण क्रम की उत्पत्ति नहीं करती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी आज का अंतिम क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि निम्न कथन ए एवं बी पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। यानी दोस्तों आपको कथन ए एवं बी दो कथन दिए हुए हैं तो आपको बताना है कि कौन सा यानी दोस्तों सही विकल्प है। तो दोस्तों पहला कथन क्या दिया हुआ कि जेनर डायोड हमेशा पश्चिम बायस में जुड़ा होता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। यानी दोस्तों याद रखना जो हमारे जो जेनर डायोड होता है ये हमेशा पश्चिम बायस में जुड़ा होता है यानी दोस्तों इसको कभी भी अगर बायस में नहीं जोड़ा जाता। तो यानी ए वाला कथन हमारा सत्य है। बी वाला कथन क्या है कि पीएन संधि डायोड के विभव प्राचीर
में विभव का मान 0.1 एवं 0.3 वोल्ट के बीच होता है, लगभग होता है। तो दोस्तों बी वाला कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यानी कि पीएन संधि का जो विभव प्राचीर है इनके मध्य न होकर दोस्तों हमारा होता है 0.3 से लेकर के 0.7 तक होता है। दोस्तों याद रखना विभव प्राचीर का मान, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है 0.1 से 3 के मध्य, जो कि हमारा गलत है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी एक कथन सत्य है और बी वाला असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इन्हीं क्वेश्चनों के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन यदि वास्तव में आपको यूज़फुल लगे हों तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दें, और दोस्तों इसको लाइक भी कर दें, जिससे कि दोस्तों आपको यानी दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। जय हिंद दोस्तों।